नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 18 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस नोट्स के पेज नंबर 55 से अपने क्लास को जारी रखेंगे और आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 2 पर जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक के कुल जो है 17 जो है चैप्टर में से मतलब 17 क्लास में से जो है चैप्टर 1 को हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उस पर हम लोग विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 55 की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम पे जाइए और अभी के अभी सर्च कर दिए www.helpinggaurav.com। जैसे आप दोस्तों ये सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको दिखेगा बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करेंगे, एक जो है फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के ऊपर में आपको स्कैनर दिखेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 499 रुपीज जो है पे कर देना है। उसके बाद आपको जो है इसमें अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर आपको डाल करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपके जीमेल अकाउंट पर विथ पासवर्ड के साथ जो है आपको जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 2 आ चुका है और चैप्टर 2 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़े। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जितने भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर होता है। जो कंप्यूटर में जो है होता है वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो याद रखना ये ओएस जो होता है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ओएस को ही कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओएस को किस नाम से जाना जाता है, फिर ओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फंक्शन ऑफ जो है ओएस। ठीक है, ओएस का क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ओएस जो है मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है कि प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है शेड्यूलिंग करता है, टाइम शेयरिंग करता है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। मतलब ये सारी चीज को क्या करता है? वो मैनेज करता है। मैनेज करता है मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन करता है? तो ओएस इन सारी चीजों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रोसेस को, मेमोरी को, फाइल को, इनपुट आउटपुट को, शेड्यूलिंग को, टाइम शेयरिंग को और सिक्योरिटी को, ये सारी चीज को क्या करता है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है, यानी कि जो है नियंत्रित करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये प्रोसेसिंग को क्या करता है? मैनेज करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम्स या प्रोसेस की स्थिति पर नजर रखता है, मतलब कड़ी जो है नजर रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराता है। क्या करता है? साधन उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पॉलिसी, नीति के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए और कब साधन उस प्रोसेस से वापस ले लिया जाए ताकि प्रोसेस अपनी जो है प्रेफरेंस यानी कि वरीयता के अनुसार उचित प्रकार से संचालित होते रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो है ना वो सारे चीज पर नियंत्रित रखता है, नजर रखता है और यह जो है अपनी पॉलिसी के हिसाब से यह ध्यान रखता है कि किस कमांड पर कितना प्रोसेस कितने समय के लिए उपलब्ध कराना है और कितने समय के बाद प्रोसेस को वापस ले लेना है, ताकि जैसे आप कमांड दें, जो पहला कमांड दें फिर दूसरा कमांड दिए,
उसी तरह वरीयता यानी कि प्रेफरेंस के आधार के अनुसार जो है उचित प्रकार से मतलब अच्छे तरीके से जो है वो संचालित होते रहे, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इस सारा चीज जो है प्रोसेस को जो है मैनेज करता है उसे हम लोग प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं या फिर प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट से भी आप समझ सकते हैं कि मेमोरी को क्या करता है, मेमोरी संबंधित सारे कार्य को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, यानी कि मैनेज करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, उस पर ध्यान रखता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओएस क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है। यह मेन मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है। मेन मेमोरी का जो प्रत्येक लोकेशन होता है उसका रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है या किसको कितने मेमोरी की आवश्यकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये सारा चीज ध्यान रखता है कि किस लोकेशन पर कहाँ पे रिकॉर्ड रखना है, कहाँ लोकेशन खाली है और किसको कितना सा मेमोरी जो है अवेलेबल करवाना है, किसको केबी में किसको एमबी में अवेलेबल करवाना है, वो सारा चीज जो है मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को ये क्या करता है, मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से, ड्राइवर्स जो होता है ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है। यह तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है, ठीक है, किस डिवाइस को कितने समय के लिए प्रयोग में देना है, ये सब चीज तय करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब दोस्तों हम लोग फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल सरल हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे 2-3 से ही कि फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि फाइल को मैनेज करना, नियंत्रित करना। एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ओएस इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहां स्टोर करनी है, यानी कि फाइल को मैनेज करना है, किस फाइल को कहां पे स्टोर करना है वो फाइल मैनेजमेंट देखता है। और ओएस का बार बार हम बता रहे हैं कि ओएस को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ये भी तय करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा और अन्य जानकारी को, जो आपका जो सिस्टम होता है, सिस्टम में जो आप बहुत सारा डाटा रखते हैं या फिर बहुत सारी जानकारी रखते हैं, उसको जो है सुरक्षा के लिए जो है पासवर्ड जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो होता है, जैसे हमारे सिस्टम पर जिस सिस्टम से अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर जो है विंडो 10 अवेलेबल है, विंडो 10 हमने डाल कर रखा है, यानी कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें डाला है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या करता है, हमको एक पासवर्ड देता है ताकि मैं अपने सिस्टम में पासवर्ड लगा कर रखूं, ताकि जो भी मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है वो कोई मेरे बिना पासवर्ड बताए, मेरे बिना जानकारी के कोई यूज ना कर सके। तो क्या करता है, पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रोग्राम और यूजर डाटा तक अनधिकृत, मतलब कि अन्य लोगों को जो अधिकृत इसका नहीं है वहां तक पहुंचने से रोकता है, किसी फालतू लोगों से आपके डाटा को बचाता है, ठीक है। तो ये सारा काम करता है, कौन करता है, ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देख सकते हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो, जैसा कि आप लोगों को पता है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो में विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1, ठीक है, विंडो एक्सपी, ठीक है। तो ये सारा चीज जो होता है वो क्या होता है, पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों एंड्रॉइड, घबराना नहीं है, समझना है ध्यान से कि एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो जो है एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर का, और एंड्रॉइड जो है मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे विंडोज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। विंडो का जो डेवलप्ड हुआ माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्जन है और यहाँ पे रिलीज डेट है, ठीक है। तो हम लोग विस्तार से इसको समझेंगे, इतना गहराई में जाके प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ध्यान में थोड़ा आपको रखना है कि कौन सा वर्जन कितने ईस्वी के आसपास लॉन्च हुआ था। तो देख सकते हैं विंडोज 1.01 जो है वो रिलीज हुआ था 20 नवंबर 1985 को, ठीक है। 20 नवंबर 1985 को जो है पहला वर्जन आया था विंडोज का, जिसको 1.01 कहा गया था। उसके बाद विंडोज का दूसरा वर्जन आया 3.1 जो अप्रैल 1992 में आया, जो अप्रैल 1992 में आया। उसका देख सकते हैं विंडोज NT 3.1 जिसका जो रिलीज हुआ 27 जुलाई 1993 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों विंडोज 95 आया जो रिलीज हुआ 24 अगस्त 1995 को। जो कब रिलीज हुआ,
24 अगस्त 1995 को। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विंडो 98 आया जो 25 जून 1998 को लॉन्च हुआ। उसके बाद विंडोज 2000 आया जो 17 फरवरी 2000 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 है तो 2000, 98 है तो 98, 95 है तो 95, ये आपको ध्यान रखना है। 3.1 में आप 93 जोड़ सकते हैं, 3.1 यहाँ पे 2 है, लेकिन NT जो है 1993 में आया था, 3.1 92 में आया था। बाकी विंडोज 1.01 85 में लॉन्च हुआ था। तो देख सकते हैं विंडोज 2000 जो है 17 फरवरी 2000 को लॉन्च हुआ। उसके बाद विंडो ME जो है 14 सितंबर 2000 को आया। विंडो XP, ठीक है, यहां से हमने यूज किया है, विंडो XP हमने यूज किया है, विंडो 7 यूज किया है, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इतना सारा हमने यूज किया। इसके पहले दोस्तों हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विंडो ME जो है 14 सितंबर 2000 को लॉन्च हुआ। विंडो XP जो है 25 अक्टूबर 2001 में आया, ठीक है। विंडो विस्टा जो है 30 जनवरी जो है 2007 में आया। उसके बाद विंडो 7 जो है 22 अक्टूबर 2009 में आया। विंडोज 8 जो है 26 अक्टूबर 2012 में आया। विंडो 8.1 जो है 18 अक्टूबर 2013 में आया। विंडो 10 दोस्तों 29 जुलाई 2015 ईस्वी में आया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों इतने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न पूछा भी जाए, तो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर जो टाइप ऑफ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगल यूजर मतलब क्या होता होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CUI बेस्ड था। क्या था? CUI बेस्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है CUI का? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर, C से कैरेक्टर, यूजर और I से इंटरफेस, ये CUI का फुल फॉर्म होता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में MS-DOS, विंडोज, ये सारा चीजें जो एक साथ में एक ही काम कर सकता है। उसके आगे दोस्तों आगे बढ़े तो देख सकते हैं मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड था। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मैं बार बार फुल फॉर्म बताता हूं जो आपसे आपके रिलेटेड आपके काम का है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में कई यूजर को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक जो है टर्मिनल दे दिया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यूनिक्स, लिनक्स इत्यादि जो है महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग क्या बात करें, तो अभी हम लोग बात किए सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग के बारे में, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक सिंगल टास्क ही एक्सिक्यूट करता है, मतलब एक बार में एक ही टास्क जो एक्सिक्यूट करता है, एक समय में एक ही काम कर पाना, ठीक है, उसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल में MS-DOS जो है एक बार में एक ही टास्क को कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक कार्य को करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कई टास्क एक्सिक्यूट करता है, मतलब एक के अलावा 2-3 टास्क को एक्सिक्यूट करता है, उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल का जो सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 साथ 2 4 5 7 काम को भी करने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं विंडो और इत्यादि, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देख सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा में होता है, वहां रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के बारे में दोस्तों कल के सेशन में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा
और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सारा फुल फॉर्म मैं बताता हूं, जैसे कि GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, CUI, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और ये इंपॉर्टेंट सारा चीज मैंने आपको बताया, वर्जन, ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जो फाइल मैनेजमेंट का कार्य क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का क्या कार्य है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर क्या है, सिंगल टास्किंग क्या है और मल्टीटास्किंग क्या है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट था। इसको उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, या तो दोबारा आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, या फिर आप नोट्स को परचेस करके भी अच्छे से अपने से अकेले में भी आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।